कि हमारी संसद के द्विसदनीय प्रणाली है, दो सदन है, एक ऊपरी सदन, एक निचला सदन। निचला सदन जिसको जनता का सदन कहते हैं वो है लोकसभा। निम्न सदन आज करेंगे ऊपरी सदन राज्यसभा। कि राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है और इसकी रचना होती है 250 सदस्यों से मिलके। कि राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 निश्चित की गई है। अधिकतम सदस्य संख्या 252 हो सकती है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कि सभी सदस्य निर्वाचित नहीं होते हैं राज्यसभा के। और जिन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों के प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा सदस्य के रूप में। और बाकी जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखनी है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन 2 सदस्यों को छोड़ के प्रत्यक्ष होता था, जनता सीधे चुनती थी गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर। लेकिन राज्यसभा के सदस्य विधानसभा की, राज्यों की जो विधानसभाएं होती है ना, जैसे हरियाणा की विधानसभा है, पंजाब की, राजस्थान की, इन राज्यों की विधानसभाओं द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, ये वही तरीका है जिस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। और सबसे मेन याद रखना है कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं राज्यसभा सदस्य। अब है कि हर एक स्टेट से राज्यसभा सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, तो हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि राज्य में राज्यसभा सदस्य कितने होंगे। जैसे 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, 20 होने पर उसके हिसाब से चेंज होते रहते, 50 लाख तक ऐसे ही चलता है। फिर आगे डिस्क्रिमिनेशन हर स्टेट में अलग अलग है। और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, राज्यसभा की सदस्य संख्या का वर्णन संविधान की चौथी अनुसूची 4th शेड्यूल में वर्णन किया गया है कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होगा। 12 सदस्य मनोनीत होंगे, बाकी निर्वाचित होंगे। निर्वाचन किनके द्वारा किया जाएगा? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाएगा। अब है कि ये सभी राज्यों का वर्णन दिया गया है कि कहां से कितने राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन होता है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रहेंगे याद। सिर्फ आपको ये देखना है कि स्टेट से 229 सदस्य निर्वाचित होते हैं, राजधानी दिल्ली से 3 सदस्य और पुदुचेरी से 1, क्योंकि ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, जिनमें से लद्दाख में विधानसभा नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा का प्रावधान किया गया है। लेकिन वहां भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद प्रथम विधानसभा के इलेक्शन अब तक नहीं हुए हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में कुल सदस्य संख्या है इसकी 245। अब है सदस्यों की योग्यताएं कि राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए उस व्यक्ति में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता जो सबसे मेन याद रखनी है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक पद के लिए पहली योग्यता यही है, वह भारत का नागरिक हो। लेकिन इस नागरिक होने में जन्मजात नागरिक हो नहीं मेंशन करना है आपको, कि जन्मजात या अर्जित किसी भी तरह की नागरिकता हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जबकि कल हमने जब लोकसभा किया था तो लोकसभा की आयु थी 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। फिर वह संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं रखता हो, जैसे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, न्यायालय ने उसे किसी भी सदन का सदस्य बनने के अयोग्य घोषित ना किया गया हो, या फिर राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो सदन में 60 दिन के लिए सदन की बैठक से अनुपस्थित रहता है उसे भी उसके पद से हटा दिया जाता है। ये आगे भी वर्णन आएगा। फिर आता है कार्यकाल। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लोकसभा स्थायी सदन नहीं है।
राज्यसभा स्थायी सदन है। और लोकसभा का कार्यकाल था 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, एक तो योग्यता में, आयु में, और एक कार्यकाल में, कि टेन्योर कितना होता है, 6 वर्ष होता है राज्यसभा सदस्यों का टेन्योर। और लेकिन इसको स्थायी सदन क्यों कहते हैं, कि 6 वर्ष बाद ये भी, इसके भी चुनाव होते हैं? नहीं, हर 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्यों के चुनाव होते हैं। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं आती है कि पूरी की पूरी राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। हर 2 वर्ष पश्चात, कि जिस सदस्य के 6 वर्ष हो गए, ऐसे 6 वर्ष होते ही 1/3 सदस्यों के इलेक्शन, फिर उनको अपॉइंट कर दिया, तो ये ड्यूरेशन चलती रहती है। अब है अधिवेशन। तो अधिवेशन एज इट इज लोकसभा की तरह है। राज्यसभा के अधिवेशन भी राष्ट्रपति द्वारा बुलाए जाते हैं। वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, और एक और दूसरे अधिवेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और राष्ट्रपति राज्यसभा के विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। अब बात आती है गणपूर्ति की। तो गणपूर्ति भी लोकसभा और राज्यसभा की सिमिलर है, कि राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति में कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 10वां भाग उपस्थित हो तो राज्यसभा की बैठक हो जाती है। फिर है राज्यसभा का सभापति। ये आप सबको पता है, उपराष्ट्रपति हो चुका है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और ये प्रणाली हमने अमेरिका से ली है। अमेरिका में जो सीनेट ऊपरी सदन है, वहां भी उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अमेरिका से ली गई प्रथा है। और इसके साथ साथ राज्यसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति का चुनाव करते हैं, और वो उपसभापति सभापति में उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। और वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? हमीद अंसारी नहीं है, ये आपकी बुक में इसको करेक्ट कर लेना, वेंकैया नायडू है। उपसभापति पीजे कुरेनी है। फिर आती है राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार। तो राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार सिमिलर ही हैं जो कल लोकसभा के किए थे, एज इट इज। कि सदन की कार्यवाही या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व अधिवेशन चल रहा हो तब, और 40 दिन बाद किसी भी दीवानी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर उनके अधिकारों का, विशेषाधिकार जो राज्यसभा सदस्यों के पास है, उनका कोई उल्लंघन करता है कोई भी व्यक्ति या संस्था, मानहानि, शारीरिक आर्थिक दंड के लिए मुकदमा दायर किया जा सकता है। बेटा कितनी बार बोला है, एक तो बी मस्ट चीज, आप अपने नेम और रोल नंबर से क्लास ज्वाइन किया करो, और दूसरी चीज अपना माइक म्यूट करके रखा करो। आपको कुछ पूछना है, आप हैंड रेज करो। कुछ हैंड रेज करते हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तब भी वो जवाब नहीं देते हैं। आप चैट में अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करते हो, इसके एवज आप जब क्लास ज्वाइन करते हो तभी फोन नंबर जहां आपका होता है वो इरेज हो जाता है, उसको डिलीट करके अपना नेम रोल नंबर मेंशन किया करो। और घर वालों से बातें कर रहे हो या मेरी सुन रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर है सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। तो राज्यसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते लोकसभा सदस्यों के ही समान है। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब आप विजुअली क्लास ले रहे हो, अगर फिजिकली प्रेजेंट होते तो मैं पूछती आपसे लोकसभा सदस्यों का वेतन कितना है, कोई देगा रिस्पॉन्स? कल बताया था लोकसभा सदस्यों का वेतन कितना है, 50,000 रुपए। और साथ ही उन्हें कुछ भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं और पेंशन भी दी जाती है। पेंशन का प्रावधान लेकिन राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा के उसी सदस्यों को पेंशन की प्राप्ति होगी, 20,000 रुपए जो पेंशन मिलती है, जो 4 वर्ष तक अपने पद पर रहा है। क्योंकि बहुत से सदस्य, मोस्टली जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति मनोनीत तो कर देते हैं उन्हें, लेकिन वो 6 वर्ष की अवधि पूर्व त्याग पत्र दे देते। फिर है सदन के विरोधी दल के नेता को मान्यता। जैसे लोकसभा में विरोधी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री के सत्र का माना जाता था, उसी तरह राज्यसभा में भी विरोधी दल को मान्यता दी गई है। और कई बार ऐसा होता है लोकसभा में विरोधी दल किसी दूसरी पार्टी का होता है, जबकि राज्यसभा में विरोधी दल कोई दूसरी पार्टी होती है। जैसे वर्तमान में कांग्रेस राज्यसभा में विरोधी दल की भूमिका में है, लेकिन लोकसभा में वो विरोधी दल की भूमिका में नहीं है। अब आते हैं राज्यसभा की शक्तियां तथा कार्य। तो राज्यसभा की विधायी शक्तियां बहुत कुछ सिमिलर है।
कि विधायी शक्तियों में जो साधारण कानून होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगर राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए हैं तो राज्यसभा की स्वीकृति के पश्चात उन्हें लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो धन बिल होते हैं, धन बिल पहले लोकसभा में ही पेश होते हैं, लोकसभा की स्वीकृति के बाद धन बिल राज्यसभा में आते हैं। ये चीज जरूर याद रखनी है आपको। धन बिल या वित्त बिल जो होते हैं हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। साधारण बिल को राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन धन बिल को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन अपने पास रोक सकती है। ये तो दोनों बिलों से संबंधित अवधारणा आ गई। तीसरी विधायी शक्ति है कि जब राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है तो उस संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा भी समाहित होती है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे वर्तमान में अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए राष्ट्रपति के द्वारा किसी मुद्दे पर दोनों सदनों का एक साथ, तो श्री ओम बिरला अध्यक्षता करेंगे, लेकिन अगर वो अनुपस्थित है तो उनकी अनुपस्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति करता है। ये नहीं कि लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। और संयुक्त अधिवेशन में जो बिल पास किया जाता है उसमें दोनों सदनों की सहमति की जरूरत होती है, लेकिन अब तक भारतीय संविधान के इतिहास में या संसद के इतिहास में 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। 1961 में, 1978 में और 2002 में। 1961 में तो दहेज निषेध विधेयक, जिसके अंतर्गत दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया गया था, तब बुलाया गया था अधिवेशन। 1978 में बैंकिंग सेवा के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 2002 में पोटा संबंधी कानून, जो टेररिस्ट, आतंकवादी या देशद्रोही गतिविधियों के लिए एक एक्ट बनाया गया था। तो 3 ही बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। फिर है राज्यसभा की वित्तीय शक्तियां। तो राज्यसभा के पास वित्तीय शक्तियां बहुत कम है, क्योंकि जो धन बिल होता है, जो वित्त बिल होता है, वो हमेशा पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा में आता है। राज्यसभा उसे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। अगर 15वें दिन उसने अपनी स्वीकृति या किसी सुझाव के साथ उसे वापस नहीं किया तो वो बिल जैसे लोकसभा ने पारित किया था, एज इट इज पारित मान लिया जाता है। और कई बार राज्यसभा अगर किसी सुझाव के साथ भी उस बिल को वापस लोकसभा के पास भेजती है, धन बिल को, तो ये लोकसभा की मर्जी पर है वो उसे स्वीकार करे या ना करे। फिर है कार्यपालिका शक्तियां, कि राज्यसभा जो है, जो मंत्री परिषद है भारतीय शासन व्यवस्था का, 1 मिनट वेट, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो मंत्री परिषद होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन संसद के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री अपनी जिस मंत्री परिषद का निर्माण करता है उसमें सिर्फ लोकसभा सदस्य ही हो। जैसे इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वो राज्यसभा सदस्य थी। मनमोहन सिंह 2 बार प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा सदस्य थी। इसी तरह जब संयुक्त अधिवेशन होता है या राज्यसभा में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए लेकर आया जाता है तो मंत्रियों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, या अविश्वास प्रस्ताव भी सरकार के अगेंस्ट राज्यसभा में पारित हो सकता है।
लेकिन राज्यसभा की ये सारी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां लोकसभा की तुलना में कम है, या लोकसभा की कार्यपालिका नियंत्रण की शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली है। फिर है न्याय संबंधी शक्तियां, कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है, या राष्ट्रपति को पद से हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया में हिस्सा लेती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध जब महाभियोग चलाया जाता है तब लोकसभा के साथ मिलकर भाग लेती है। कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से जब महाभियोग पारित होता है तभी इन पदाधिकारियों को, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। फिर आती है राज्यसभा की संवैधानिक शक्तियां। संवैधानिक शक्तियों में आता है संविधान संशोधन से संबंधित शक्ति। तो संविधान संशोधन में साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो भी दोनों सदनों के साधारण बहुमत से होना चाहिए। जो विशेष संशोधन की प्रक्रिया है कि संसद के 2/3 सदस्यों से पारित हो, वो भी दोनों सदनों में निर्भर है। और विशेष बहुमत में एक और प्रक्रिया है कि दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों की स्वीकृति के साथ, उसमें भी राज्यसभा सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। फिर है निर्वाचन संबंधी, कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लेती है। ये उसी के साथ साथ दूसरे महान्यायवादी के इलेक्शन में, संघ लोक सेवा आयोग के, अटॉर्नी जनरल के, कि इन सब व्यक्तियों के चुनाव में राज्यसभा लोकसभा के साथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फिर आती है अन्य शक्तियां, कि कुछ और शक्तियां भी हैं राज्यसभा के पास जिनका वो प्रयोग करती है। तो जब राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करता है तो जैसे लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा का ही इतना दायित्व है कि जब संसद के ये दोनों सदन मिलके इस चीज को निर्धारित करते हैं कि संकट काल की घोषणा की जाएगी या नहीं, कि दोनों की स्वीकृति से 1 महीने के अंदर अंदर उस संकट काल को अपनी स्वीकृति लेनी होती है, अन्यथा वो संकट काल या आपातकाल वहीं खत्म हो जाता है। फिर संकटकालीन स्थितियों में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाएगा या नहीं, तो उसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है। राज्यसभा की स्वीकृति के बगैर मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। फिर संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति, कबीले, अटॉर्नी जनरल, इन सब की रिपोर्ट लोकसभा की बात राज्यसभा में भी विचार प्रकट करने के लिए, विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत की जाती है। अब आती है लोकसभा की मोस्ट इंपोर्टेंट शक्तियां, कि लोकसभा के पास 2 सबसे मेन पहलू क्या है, ये आगे जब विषयों का विभाजन करेंगे ना, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उनमें भी इनका डिस्क्रिप्शन आएगा। और ये दोनों आर्टिकल्स भी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अनुच्छेद 249, आर्टिकल 249, ये क्या कहता है कि राज्यसभा जब अपने उपस्थित और मतदान करने वाले, मींस जिस दिन ये प्रपोजल पास होता है कि हमारे संविधान में भारत का देश जितने भी काम करता है उन कामों को 3 सूचियों में बांटा गया है, कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जो संघ सूची है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या विषय है उनसे संबंधित कानून बनाने का काम करती है संघ सरकार, केंद्र सरकार। जो राज्य सूची है उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स, विषय है, उनसे संबंधित कानून बनाने का काम करती है राज्यों की सरकारें। फिर आती है समवर्ती सूची, जिस पर राज्यों और केंद्र दोनों की सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन अगर विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार के कानून को महत्ता दी जाती है। तो ये आर्टिकल है संघ सूची से नहीं, राज्य सूची से संबंधित, कि राज्य सूची को कब संघ सूची में परिवर्तित कर देता है, तो जब राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में ये जो सब्जेक्ट है ये राष्ट्रीय महत्व का है और इस पर कानून संसद को बनाना चाहिए, मीन्स केंद्र सरकार को बनाना चाहिए। तो राज्यसभा के अगर 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करने वाले, ये जरूर मेंशन करना है, उपस्थित और मतदान का मतलब है जिस दिन राज्यसभा इस प्रपोजल को पास करे उस दिन राज्यसभा में कितने सदस्य उपस्थित है और उनमें से मतदान कौन कर सकता है, उनके 2/3 बहुमत से राज्य सूची के उस विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है। और फिर उस विषय को, चाहे वो राज्य सूची में है, राज्य की सरकार कानून नहीं बनाएगी, केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी। तो आर्टिकल 249 आई थिंक सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर है आर्टिकल
312 की 312 अनुच्छेद, 312 अनुच्छेद क्या कहता है, राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत से, इसमें उपस्थित और मतदान की बात नहीं आती है, टोटल जो सदस्य संख्या है उसके 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार है। जैसे भारत में 3 ही अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन ऑल इंडिया पुलिस सर्विसेज और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, कि किसी नई सेवा की, जैसे कि किसी और फील्ड के लिए, एजुकेशन के लिए, कि IAS अधिकारी अब तक 3 कैडर्स में ही होते हैं, IAS, IPS, IFS। तो इसी तरह की किसी नई अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि एक बार विचार आया था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो नई सर्विसेज को स्थापित करने की जरूरत है या समाप्त करने की जरूरत है नई अखिल भारतीय सेवाओं की। तो ये प्रावधान या ये निर्णय भी राज्यसभा लेती है अपने 2/3 बहुमत से। और ये दोनों, इन 2 आर्टिकल्स के तहत अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा की भूमिका बहुत बड़ी है। और इन्हीं आधारों पर हम राज्यसभा का मूल्यांकन करेंगे कि ये नहीं, हालांकि विधायी, कार्यपालिका या फिर न्यायिक जो भी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां तो राज्यसभा के पास लोकसभा की तुलना में बहुत ही कम है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि राज्यसभा एक अनुत्तरदायी या ऐसा सदन है जिसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा के कार्यों की पूरक है। कोई बिल जल्दी से अगर लोकसभा में पारित हो जाता है तो उसे राज्यसभा में पूर्ण विचार विमर्श किया जाता है। तो राज्यसभा के कार्य या राज्यसभा के कुछ आर्टिकल्स, कुछ इंपॉर्टेंट शक्तियां सबको अच्छे से समझ आई, आगे करें या नहीं, राज्यसभा की आलोचना या फिर राज्यसभा की जरूरत क्यों है, या इस सदन को खंडित क्यों नहीं किया गया है। क्योंकि जैसे अमेरिका है, अमेरिका में ऊपरी सदन सीनेट है, तो वहां सीनेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हमने जिस संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया वो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के तहत उनके लॉर्ड सदन हमारी राज्यसभा से भी ज्यादा वीक है। हमने उनके लॉर्ड सदन की तरह पूर्ण रूप से भी राज्यसभा को इतना वीक नहीं रखा है, लेकिन लोकसभा के कंपैरेटिवली राज्यसभा को कमजोर माना जाता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री या उसकी मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को आमतौर पर प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो अगर किसी को राज्यसभा की रचना को लेके या राज्यसभा की शक्तियों को लेके किसी तरह की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो पूछो बेटा। किसी को कुछ नहीं पूछना, सबको समझ आ गया? सारे इंटेलिजेंट हो गए, सबको समझ आ गया। ठीक है, तो यहीं तक करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है ना, तो अगर क्लास में ऐसे ऑनलाइन पूछने में दिक्कत है तो ग्रुप पे भी मैसेज करके या फिर मुझे पर्सनली मैसेज करके कि दोबारा से रिवाइज करवा दो या कुछ बेटा करके पूछ लिया करो, ठीक है। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई भी क्वेरीज है, अगर ग्रुप में भी नहीं करते हो तो मेरे पास मैसेज करके पूछ लिया करो, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा की, लोकसभा की रचना शक्तियां कार्य, राज्यसभा की रचना शक्तियां कार्य कंप्लीट हो गया है। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये आप अच्छे से पढ़ोगे, कल हम आगे करेंगे इससे, ठीक है। और कल है ना, सभी स्टूडेंट्स अपने नेम और रोल नंबर से ज्वाइन करना बेटा क्लास, कि मुझे दिक्कत ना हो, ये ना देखना पड़े। ठीक है, बाय बेटा।